विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक से पेज नंबर 28 और 29 को पढ़ेंगे। 28 तक के कथाक्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से शकराज को खिंगिल दूत आकर बताता है कि रामगुप्त ने उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वो ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप उन्हें भेंट देने के लिए तैयार है। तो रामदूत बड़ा प्रसन्न होता है और अपने महल में नाच गाने का प्रबंध करने की, उत्सव मनाने की तैयारी के लिए कहता है। आगे देखिए खिंगिल का प्रस्थान। खिंगिल दूत रामदूत को यह प्रशंसा भरा समाचार देकर चला जाता है। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है। शकराज इतना खुश होता है कि बड़े बेचैन मन से वह इधर उधर घूमने लगता है कि कब शीघ्र से अतिशीघ्र ध्रुव स्वामिनी उसके पास आएगी। और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कोमा अपना कलश लेकर शकराज के सिंहासन के पास खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। दूसरी ओर से नृत्य करने वाली नर्तकियों का एक समूह आ जाता है। शकराज उनकी ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठता है। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। शकराज सिंहासन पर बैठ जाता है और उन नर्तकियों का बैठकर नाच देखने लग जाता है, अर्थात उत्सव नृत्य शुरू हो जाता है। और नर्तकियां कौन सा गीत गाती हैं? अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धार अब बहने लगी निराली है। अर्थात वो इस तरह का कुछ गीत गाती हैं। उसके पश्चात नर्तकियां इस गीत पर नृत्य करती रहती हैं और शकराज उत्सव का आनंद उठाता है और नर्तकियां अपना नृत्य करके जाती हैं। एक सामंत, श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होगा, जबकि कलश सामने भरा हुआ है। और इतने में एक सामंत कहता है कि महाराज, इतना बड़ा हमने विजय हासिल की है, अर्थात रामगुप्त ने हमारे संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके उपहार स्वरूप आपको ध्रुव स्वामिनी और हम सब सामंत कुमारों को उनकी स्त्रियां जो भेंट देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो इतने छोटे से उत्सव से काम नहीं चलेगा। मदिरा के कलश सामने भरे हुए हैं, क्यों ना हम सब भी उनको पीकर मदिरा पान करके मस्ती और आनंद से भर जाएं। शकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भी देनी चाहिए। और शकराज कहता है कि ठीक है, सबको मदिरा की प्यालियां पिलाई जाए। नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं और इस प्रकार नर्तकियां एक एक को नृत्य भी करती हैं और अनुराग के साथ मदिरा का पान भी कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं, उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। दूसरा सामंत कहता है कि श्रीमान की आज्ञा मानने के अलावा कोई दूसरी गति भी नहीं है, अर्थात उन्होंने समझ से काम लिया है, नहीं तो हम लोगों को इस रक्त की कालीमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम राजा की बात ना मानते तो राजा हमारा खून बहा देता। आगे देखिए, तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। तीसरा सामंत कहता है कि क्यों फालतू की बकवासबाजी कर रहे हो, जो रामगुप्त ने हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, बिना युद्ध किए ही हमें इतना सब कुछ मिल गया है, अर्थात हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत और परिश्रम नहीं करना पड़ा है। विजय उत्सव का आनंद लो, लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाते, यदि युद्ध करना पड़ जाता तो हम लोगों को भी कितनी मेहनत लगती और तुम सारी हेकड़ी भूल जाते। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है हमसे, जी हाँ तुमसे। दूसरा सामंत क्रोध से चिल्ला उठता है, अच्छा हमसे लड़ना पड़ता। तीसरा सामंत, हाँ जी तुमसे, तुम्हें भी लड़ना पड़ता। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम्हें से निपट लें। और उन दोनों इसी तरह से सभी सामंतों की दरबार में आपस में बातों बातों में लड़ाई होने लग जाती हैं और वो परस्पर एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। शकराज खिंगिल को संकेत करता है कि वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। शकराज कहता है कि इन सामंतों को बाहर ले जाओ
और क्योंकि ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शकराज रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल शकराज कहता है कि रात्रि बीत होने वाली है, अर्थात समय बीत रहा है। महल के दरवाजे भी अब बंद होने वाले हैं। मेरा मन अत्यधिक बेचैन हो रहा है। खिंगिल अभी तक ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंती स्त्रियां आई क्यों नहीं है? खिंगिल का पुनः प्रवेश। खिंगिल दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। खिंगिल तभी पुनः प्रवेश करता हुआ कहता है, महाराज चिंता मत कीजिए, आपकी बेचैनी खत्म होने का समय आ गया है। हमारे महल के शिविर में पालकियां प्रवेश कर गई हैं। शकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। शकराज बड़े गर्व से अभिमान से कहता है, फिर देरी क्यों कर रहे हो, जाओ जाकर उन्हें जल्दी से ले आओ। खिंगिल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। खिंगिल विनय के साथ अनुरोध करता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी की आपसे मिलने से पहले एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है। शकराज क्या प्रार्थना है? अर्थात रानी ध्रुव स्वामिनी क्या चाहती है, वह क्या विनती करना चाहती है? खिंगिल वह केवल श्रीमान जी से सीधे भेंट करना चाहती है, उनकी मर्यादा। खिंगिल दूत कहता है कि वह आपसे सीधे मुलाकात करना चाहती है, लेकिन वह चाहती है कि जैसे ही वो आपसे मिले वो आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। शकराज ठहाका लगाकर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। शकराज बड़ी मस्ती से आनंद के साथ ठहाका लगाते हुए हंसता और कहता है, मर्यादा? मैं क्यों मर्यादा का ध्यान रखूं? जिन लोगों को भाग्य ने झुकने के लिए विवश किया है, वो लोग ही मन में मर्यादा का ध्यान रखे, उन्हें ही मर्यादा का ध्यान रखता रहता है। उनकी ही दयनीय दशा है। मैं अपनी दशा को दयनीय क्यों बनाऊं? अर्थात मैं किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखने वाला हूँ। खिंगिल वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। खिंगिल कहता है कि ध्रुव स्वामिनी को मैंने अपनी रानी बनाने के लिए ही यहाँ बुलाया है, ना कि मर्यादा का ध्यान रखने के लिए। शकराज हंसकर, अच्छा तो तुम मध्यस्थ ना बनो, तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूँगा, जाओ। शकराज हंसकर कहता है, अच्छा तुम मेरे और ध्रुव स्वामिनी के बीच में अब मत आओ, अर्थात मध्यस्थ का काम मत करो। ठीक है कि अगर रानी ने ऐसा कहा है तो मैं एकांत में उनसे भेंट करूंगा और पूछूंगा कि वो क्या कहना चाहती है, पहले उनकी बात सुनूंगा, जाओ। खिंगिल का प्रस्थान। खिंगिल वहाँ से चला जाता है। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? और कोमा कहती है, जो शकराज की पत्नी है, कि महाराज मुझे क्या करना है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? शकराज चौंक कर, अरे तुम अभी ये तक यहीं खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था। और हैरानी से चौंकते हुए कहता है, अच्छा तुम सभी बातें खड़ी होकर यहीं सुन रही हो, यहीं पर खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। और वह उसके साथ नाटक और ड्रामा करता है कि मेरा हृदय तो तुम्हारे लिए भी बेचैन रहता है, जल्दी से तुम भी कोमा मेरे समीप आ जाओ। अर्थात रामगुप्त कितना कायर विलासी राजा है, और उसका चरित्र कितना और उसका व्यक्तित्व कितना घटिया है, इन पंक्तियों में यह उजागर किया गया है। कोमा नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से कोमा कहती है कि आप इतने अधिक प्रसन्न नई रानी के आगमन से हो। शकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? शकराज कितना बेवकूफ़ी भरा प्रश्न रानी से पूछता है, कोमा से पूछता है कि क्या तुम्हें ध्रुव स्वामिनी का, नई रानी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? कोमा अर्थात शकराज को इतना भी आभास नहीं है कि एक पत्नी को दूसरी रानी का आना कभी भी अच्छा नहीं लग सकता है। कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। कोमा जैसे कि निर्विकार सी हो गई हो और कहती है कि संसार में बहुत सी बातें ऐसी घटित हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी स्वीकार करनी पड़ती हैं, अर्थात जो अच्छी ना लगे फिर भी कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है। और बहुत सी अच्छी बातों को भी चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो, अच्छा मानकर उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जो शकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिरदीव की तरह दार्शनिकों जैसी बातें कर रही हो। शकराज झुंझलाता है, गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम तो आचार्य मिहिरदेव जो हैं, जो वो दार्शनिकों की धार्मिक बातें करती हैं, वैसे ही बातें तुम कर रही हो। कोमा वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा से मैं पली बड़ी हूँ। अर्थात आचार्य जो मिहिरदेव है एक नए पात्र का नाम है, तो आचार्य मिहिरदेव से मैं आपको यहाँ परिचित करवा देती हूँ। आचार्य मिहिरदेव कोमा के पिताजी हैं, अर्थात कोमा के पिताश्री हैं। कोमा कहती है कोमा उन्हें अपने पिता के समान मानती है। कोमा कहती है कि मिहिरदेव जी के लिए ऐसे मत बोलिए, वो मेरे पिता के समान हैं
उन्हीं की शिक्षा से मेरा पालन पोषण हुआ है। हाँ ठीक है, जो बातें आज राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी चाहिए। आप ये बात आप कह सकते हैं कि जो बातें आपको अच्छी लगी वो मुझे भी लगनी चाहिए, परंतु अगर मन से ना लगे तो उसके लिए आप मुझे उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। शकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज तक न जान सका। शकराज फिर कहता है, अच्छा तुम तो बड़े भाव रखती हो, तुम्हारे अंदर तो बहुत भाव अभिव्यक्ति भरी पड़ी है। तुम्हारे इन सब भावों को आज तक मैं क्यों नहीं जान पाया, क्यों नहीं समझ पाया। और शकराज कोमा के साथ हर बात में ड्रामा और नाटक सा दिखा रहा है, उसको जैसे सब कुछ पता ही ना हो और वो कोमा के भावों को आज पहली बार समझने की कोशिश कर रहा हो, जबकि वास्तव में वह कोमा के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन वह सब यह नाटक कर रहा है ताकि वह ध्रुव स्वामिनी को आसानी से स्वीकार कर ले। तो प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का पेज नंबर 30 हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। धन्यवाद।